हेलो दोस्तों। तो आइए आज चलो हम ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इसी के साथ हमारे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा लास्ट का एसेंशियल एलिमेंट है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट होना चाहिए। म्हणजे लॉ ने उसको ऑलरेडी अगर वॉइड डिक्लेयर किया होगा तो वो कभी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो आइए हमको इसको पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो लॉ ने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं ये वॉइड है, उनको कभी भी हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें तो काफ़ी सारी पहले ही हमने डिस्कस कर दिया है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में दिया मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज़। तो अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इनकॉम्पिटेंट पार्टीज़ करेगी तो पहले से ही वॉइड है। तो हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, इसमें हमको सिर्फ 5 देखने हैं जो हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, वही आपको इसमें सिलेबस में दिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स है जिसको लॉ ने पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है कि ये वॉइड है, ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। तो अगर आप म्हणजे किसी को रोकने के लिए, मैरिज में रुकावट लाने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये वॉइड है, ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। 7 पॉइंट है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। वही, आप किसी को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि आप भाई ज़िंदगी में कभी ट्रेड मत करना, ज़िंदगी में कभी व्यापार मत करना, या तो फिर कहीं पे भी आप व्यापार नहीं कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें उसका राइट चला जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स, वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है, आप उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो ज़िंदगी में आप हमारे ऊपर कभी केस नहीं कर सकते हो, तो फिर उसके सामने वाले के राइट्स जा रहे हैं, ऐसा भी एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टन। दोस्तों ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया है। हमने देखा है कि ऑफ़र कैसा होना चाहिए। तो वैलिड ऑफ़र होने के लिए उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसका जो मीनिंग है वो सर्टन होना चाहिए। याद करो वो एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 100 टन्स ऑफ ऑयल, लेकिन कौन से टाइप का ऑयल है वो उसमें लिखा ही नहीं है। तो ये अनसर्टनटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बात आगे आएगी कि एग्रीमेंट, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसका मीनिंग अनसर्टन है तो वो सारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 10 वेजरिंग एग्रीमेंट। दोस्तों ये वेजरिंग एग्रीमेंट ये थोड़ा बड़ा है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट कवर करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। और एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, तो हमने ये पहले ही देखा था कि एक्ट कैसा होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, पॉसिबल एक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, जिसका टास्क करना इम्पॉसिबल है, तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट नंबर 11 भी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है और ये आगे भी आएगा, तो ये हम नेक्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं। तो फिलहाल इस यूनिट में हम पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 देखने वाले हैं, जिसमें से 10 नंबर का मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो चलो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो देखो, अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन ऐसा कोई एग्रीमेंट करेगा जिसमें मैरिज के लिए रुकावट लाएगी, म्हणजे वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं मैरिज नहीं करूँगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। हाँ, अदर देन माइनर के लिए ये अप्लीकेबल है। मेजर कोई भी पर्सन, माइनर तो वैसे भी कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मेजर ही कर सकता है। तो अगर कोई भी मेजर बंदा, मेजर पर्सन जो है वो अगर ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, उसके बदले में वो कुछ कंसिड्रेशन ले रहा है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा और उसके ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कोई भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी को भी आप रोक रहे हो, सामने वाले पर्सन को आप, सामने वाले पर्सन के साथ आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि आप ज़िंदगी में कभी ट्रेड नहीं कर सकते या कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो ऐसे वाले एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने किसी से गुडविल परचेस की है,
सामने वाले से आपने गुडविल परचेस की है, उसने अपनी गुडविल बेच दी। अब गुडविल बेचने के बाद वो आप उसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि भाई सेम टाइप का बिजनेस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप ये नहीं कर सकते विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। म्हणजे जैसे कि आप कोई एरिया में, अब उसका बिजनेस था, मान लो उसका बिजनेस था महाराष्ट्र में, तो आपने उसकी गुडविल खरीद ली, तो आप उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो कि महाराष्ट्र में आप ये बिजनेस नहीं करोगे। पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट, लोकल लिमिट आप उसके ऊपर लगा सकते हो, पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप उसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन इनडेफिनेट लाइफ टाइम के लिए आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस मत करना। या फिर अनलिमिटेड लोकल म्हणजे एरिया में, अनलिमिटेड एरिया में आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मत करो। आप उसको एक लिमिट में बोल सकते हो कि ठीक है महाराष्ट्र में मत करो, बाकी कहीं पे भी आप जाके कर सकते हो। तो वैसे वाले एग्रीमेंट वैलिड माने जाएंगे, वैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। तो ये जो आप रिस्ट्रिक्शन सामने वाले के ऊपर लगा रहे हो ना ट्रेड का, ये रीजनेबल होने चाहिए, ये अनरीजनेबल नहीं हो सकते। अगर ये अनरीजनेबल होंगे, जैसे इनडेफिनेट, इनफाइनाइट लाइफ टाइम के लिए आप उसको मना कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो वो वॉइड माना जाएगा। या आप उसको बोल रहे हो कि आप कहीं पे भी नहीं कर सकते हो ये बिजनेस, तो ये वॉइड माना जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड या विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के लिए आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, वो वैलिड माने जाएंगे, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये रीजनेबल है तो। ठीक है। हाँ, उसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पढ़ोगे तो आपको सारे समझ में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल 1 बता देता हूँ, बाकी के आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। जैसे कि एक बी है, वो एक सर्जन है, वो ए को रख रहा है अपने यहाँ पे एज अ असिस्टेंट, और उसको बोल देता है कि 3 साल के लिए आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे एज अ सर्जन। तो ए उस बात को एग्री करता है कि ठीक है मैं एज अ सर्जन 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो देखो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन 3 साल के लिए लगाया है, ज़्यादा पीरियड के नहीं, तो ये रीजनेबल है, तो इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। अगर ए कल चल के एज अ सर्जन करके प्रैक्टिस करता है तो बी उसको रोक सकता है, बी इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकता है। तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अलाउड है, लेकिन जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप सामने वाले को जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वो एक स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में होगा या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होगा। रीजनेबल टर्म्स होगी तो वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो वॉइड रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे। पॉइंट नंबर 3 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर आप किसी के साथ भी ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें उसके राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो आपके खिलाफ कभी भी कोर्ट में केस नहीं कर पाएगा, तो वैसा वाला एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आपने कभी वर्ड सुना होगा आर्बिट्रेशन। देखो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोर्ट के बाहर ही फैसला करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो ऐसा मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी के बीच में हुआ था। उन्होंने अपनी मदर को एज अ आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था। तो आर्बिट्रेटर हम किसी को भी बना सकते हैं। आर्बिट्रेटर म्हणजे हम थर्ड पर्सन को एज अ जज करके अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे केस सुनो और फैसला सुनाओ, और वो जो भी फैसला सुनाएंगे वो हमको मानना पड़ेगा। तो दोनों पार्टीज़ मिलके ये आपस में डिसाइड कर सकती है कि हमको किसको जज बनाना है, किसको हम जाएंगे। तो उन्होंने अपनी माताजी को ही, अपने मम्मी को ही एक आर्बिट्रेटर करके अपॉइंट किया था। उनकी मम्मी ने जो फैसला किया दोनों भाई ने आपस में मान लिया। तो ऐसा वाला आप कर सकते हो, आर्बिट्रेशन से जो भी होगा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 तो बहुत ईजी है। ऐसा वाला कोई भी एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टन होगा, जिसका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टन है, सर्टनटी नहीं है उसमें, वो वाले सारे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल वही दिया है कि ए ने एग्री किया बी को सेल करूँगा मैं 100 टन्स ऑफ ऑयल, लेकिन कौन से टाइप का ऑयल है वो नहीं बताया है, तो ये वॉइड माना जाएगा। हाँ, अगर एग्रीमेंट में लिखा होता कि कोकोनट ऑयल, अगर ए जो है वो सिर्फ डील करता है कोकोनट ऑयल में, तो सिर्फ वो कोकोनट ऑयल की ही बात करेगा। लेकिन अगर ए डील करता है बहुत सारे टाइप के ऑयल में, तो फिर यहाँ पे तो अनसर्टनटी आ जाएगी, वो वॉइड माना जाएगा। ए सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है, और अगर वो ए एग्री करता है बी के साथ में कि मैं सेल करना चाहता हूँ आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल, तो फिर ये टेकन फॉर ग्रांटेड है कि वो कोकोनट ऑयल के बारे में ही बात करेगा, क्योंकि वो सिर्फ डील एक ही इसमें करता है। ठीक है, तो और हमारा जो ये 5th वाला पॉइंट बचता है वेजरिंग एग्रीमेंट, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे वो। ठीक है, चलो, थैंक यू।